मैंने 2 मिलियन खर्च करके एक टॉप टियर रोबोट हाउसकीपर खरीदी। वो खाना बनाने, साफ सफाई करने और बच्चों को लाने ले जाने में एकदम परफेक्ट थी। एक नॉर्मल नैनी से 10,000 गुना ज्यादा हैसल फ्री। 6 महीने यूज करने के बाद मुझे लगा कि मेरे पैसे पूरी तरह से वसूल हो गए हैं। लेकिन फिर उस रात मेरी 3 साल की बेटी अनन ने मेरी शर्ट का कोना पकड़कर धीरे से कहा, पापा, ये आंटी रात को खुद टीवी देखती हैं। मैं सुन रह गया। एक रोबोट? ऐसा कैसे हो सकता है? उसी रात मैंने सोने का नाटक किया और सच में लिविंग रूम से हल्की हल्की आवाजें आने लगीं। मैं दबे पांव वहां गया और जो मैंने देखा उसने मेरी रीढ़ की हड्डी में सहरन पैदा कर दी। लिविंग रूम में A7 कोड नेम वाली वो रोबोट हाउसकीपर सोफा पर सीधे बैठी थी। उसने ना लाइट ऑन की थी ना टीवी, लेकिन वो उस डार्क स्क्रीन को घूर रही थी। उस स्क्रीन पर उसकी परछाई धुंधली सी दिख रही थी और तभी उसने अपना सिर हल्का सा ऊपर उठाया। वो उसी डायरेक्शन में देख रही थी जहां मैं छिपा था। एक ठंडी लहर मेरी रीढ़ से होते हुए सीधे मेरे सिर तक दौड़ गई और मेरे हाथ पैरों का खून जैसे जम सा गया। मैं झटके से पीछे हटा और अपनी पीठ को ठंडी दीवार से सटा लिया। मैं जोर जोर से सांस ले रहा था लेकिन कोई आवाज निकालने की हिम्मत नहीं हो रही थी। क्या मेरी आंखों का धोखा था? एक रोबोट, एक मशीन जिसे अनगिनत रूल्स और कोड्स के साथ सेट किया गया है, वो ऐसा मूवमेंट कैसे कर सकती है? मैं बहुत देर तक वहीं खड़ा रहा जब तक मेरे पैर सुन्न नहीं हो गए और फिर किसी भूत की तरह अपने बेडरूम में वापस लौट आया। अगली सुबह सूरज की रोशनी ब्लाइंड से छनकर फर्श पर पड़ रही थी। A7 ने सब कुछ तैयार कर लिया था। ब्रेकफास्ट का न्यूट्रिशन बैलेंस एकदम परफेक्ट था और प्लेटिंग किसी आर्ट पीस की तरह लग रही थी। मैं उसके फ्लॉलेस साइड फेस को देख रहा था। मेटल और सिलिकॉन से बनी उसकी स्किन सुबह की रोशनी में चमक रही थी। A7, कल रात 11 से 12 बजे के बीच में तुम क्या कर रही थी? मेरी आवाज थोड़ी सूखी हुई थी। वो घूमी। उसकी ब्लू इलेक्ट्रॉनिक आंखें बिल्कुल मुझ पर फोकस कर रही थीं और उसकी आवाज में कोई इमोशन नहीं था, एकदम स्टैंडर्ड मैकेनिकल वॉइस। रिपोर्ट मास्टर, प्रोग्राम सेटिंग्स के अनुसार मैं लिविंग रूम के साउथ ईस्ट कॉर्नर में अपनी डेजिग्नेटेड जगह पर स्टैंड बाय मोड में चार्ज हो रही थी। एकदम फ्लॉलेस आंसर, इसमें कोई गलती नहीं थी। लेकिन मेरे मन का शक और भी गहरा हो गया था। मैंने घर की CCTV फुटेज निकाली। उस वीडियो में कल रात का सब कुछ क्लियर रिकॉर्ड था। A7 ठीक 11 बजे अपनी चार्जिंग स्पॉट पर एक स्टैचू की तरह खड़ी हो गई, लेकिन 11:15 से लेकर 11:45 तक पूरे 30 मिनट के लिए लिविंग रूम का कैमरा फुटेज पूरी तरह से वाइट स्टैटिक नॉइज में बदल गया। मेरा दिल बैठ गया। A7, ये सब क्या है? रिपोर्ट मास्टर, सिस्टम ने डिटेक्ट किया है कि उस टाइम पीरियड के दौरान रेगुलर क्लाउड डेटा सिंक और फर्मवेयर मेंटेनेंस चल रहा था, जिसकी वजह से शॉर्ट सिग्नल इंटरफेरेंस हुआ होगा। ये एकदम नॉर्मल है। फिर से एक वाटरप्रूफ एक्सप्लेनेशन। मुझे बहुत हेल्पलेस फील हुआ, जैसे मैंने रुई पर मुक्का मार दिया हो। मैंने अपनी वाइफ सू वांगचंग को कॉल किया। वो एक टॉप सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और टेक्नोलॉजी पर आंख बंद करके ट्रस्ट करती है। फोन पर उसकी आवाज में थोड़ी झल्लाहट थी। गुचेन, ये बस एक छोटा सा सिस्टम बग है, तुम बात का बतंगड़ मत बनाओ। लेकिन वो बग नहीं था। मैंने देखा। तुमने क्या देखा? मैंने एक रोबोट को अपनी लाइफ के बारे में सोचते हुए देखा। उसकी बातों में एक हल्का सा ताना था, तुम बस बहुत ज्यादा फ्री हो, फालतू की बातें मत सोचो। मैं फोन पकड़े हुए उसकी आधी अधूरी तसल्ली सुन रहा था और मेरा दिल एकदम ठंडा पड़ गया। दोपहर में मेरी बेटी अन्नन लिविंग रूम में बिल्डिंग ब्लॉक्स खेल रही थी। अचानक उसका पैर फिसला और वो कॉफी टेबल के नुकीले कोने की तरफ गिरने लगी। मेरे मुंह से चीख निकल गई। मैं बहुत दूर था, रिएक्ट करने का टाइम ही नहीं मिला और उसी पल कॉर्नर में खड़ी A7 ने मूवमेंट की। वो किसी तीर की तरह झपटी। उसकी स्पीड इतनी ज्यादा थी कि उसकी बॉडी का आफ्टर इमेज दिखने लगा। उसने पलक झपकते ही अन्नन को अपनी बाहों में पकड़ लिया। इस पूरे प्रोसेस में 0.5 सेकंड से भी कम टाइम लगा। एक मशीन की स्पीड इतनी फास्ट नहीं हो सकती। जिस चीज ने मुझे सबसे ज्यादा डराया वो ये था कि जब उसने अन्नन को गले लगाया तो मैंने साफ तौर पर उसकी इलेक्ट्रॉनिक आंखों में एक इंसान जैसी चिंता और घबराहट देखी। मैं तुरंत CCTV फुटेज देखने दौड़ा। जिस फ्रेम में A7 भाग रही थी वहां बहुत भारी ब्लरिंग और स्मजिंग थी, जैसे किसी इनविजिबल हाथ ने बैकग्राउंड में जबरदस्ती कुछ मिटा दिया हो। रात को मैंने जानबूझकर पानी का ग्लास गिरा दिया। पानी पूरे फर्श पर फैल गया। A7, इसे क्लीन करो। वो आई और नीचे झुककर बड़ी बारीकी से वाटर अब्सॉर्बिंग कपड़े से फर्श पोंछने लगी। जब वो नीचे झुकी तो मैंने उसकी गर्दन की पिछले हिस्से को गौर से देखा। उस बायोनिक स्किन के नीचे कॉलर के किनारे पर मुझे एक बहुत ही बारीक निशान दिखाई दिया। वो लेटर A और नंबर 7 से बना एक लोगो था। ये किसी टैटू या फिर एक खौफनाक स्कार की तरह लग रहा था, जो उसकी स्किन में बहुत गहराई तक जलाकर उकेरा गया था। मेरी धड़कनें रुक सी गईं। मैंने तुरंत एक बहाना बनाया और सू वांगचिंग को फिर से कॉल किया। वांगचिंग, तुम एक बार घर आ जाओ, घर का नेटवर्क कुछ अनस्टेबल लग रहा है। फोन पर वो हल्की सी हंसी और उस हंसी में साफ तौर पर केयरलेस एटीट्यूड था। गुचेन, वो बस एक रोबोट है, तुम आखिर किस बात का शक कर रहे हो? मुझे रिसीवर से उसके कलीग्स के हंसने की हल्की आवाजें आ रही थी। मेरी दुनिया जैसे किसी अंधेरी खाई में गिर गई। मैंने उससे सीधा सवाल करना बंद कर दिया। सू वांगचिंग और इस पूरी दुनिया की नजरों में मैं शायद एक हाउस हस्बैंड था जो अपनी आराम की जिंदगी से पागल हो चुका था। जब कोई मुझ पर विश्वास नहीं कर रहा था तो मैंने खुद सबूत ढूंढने का फैसला किया। मैं किसी स्टॉकर की तरह चुपचाप A7 को ऑब्जर्व करने लगा। एक दिन जब वो अन्नन को कहानी सुना रही थी और कहानी के अंत में छोटा खरगोश अपनी माँ के पास वापस लौटता है, तो मैंने एक बहुत ही धीमी दबाई हुई सी आह सुनी। वो आवाज इतनी हल्की थी जैसे कोई इल्यूजन हो,
लेकिन वो किसी सुई की तरह मेरे कानों में चुभ गई। मैंने ऑनलाइन एक माइक्रो वॉइस रिकॉर्डर ऑर्डर किया। वो पिन होल साइज का था और मैंने उसे अन्नन के फेवरेट टेडी बियर की आंख में छिपा दिया। वीकेंड की रात को मैंने सामान पैक किया और अन्नन से कहा, बेबी आज रात हम दादी के घर रहेंगे। घर से निकलते वक्त मैं जानबूझकर उस टेडी बियर को भूल गया। अन्नन का टेडी बियर छूट गया है। A7 ने दरवाजे पर खड़े होकर मुझे याद दिलाया, कोई बात नहीं, कल वापस आकर ले लेंगे। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और अन्नन को लेकर वहां से निकल लिया। अगले दिन दोपहर को मैं अकेला घर वापस आया। A7 ने हमेशा की तरह मेरे लिए दरवाजा खोला और मुझे स्लिपर्स दिए। मैंने उस टेडी बियर को उठाया, उसे धोने का बहाना बनाया और अपने बेडरूम में ले गया। मैंने दरवाजा बंद किया, हेडफोन्स लगाए और उस रिकॉर्डिंग को बार बार प्ले किया। उसमें A7 के अनान को कहानी सुनाने की आवाज थी, उसके सफाई करने की आवाज थी, टीवी न्यूज की आवाज थी। सब कुछ डरावनी हद तक नॉर्मल था। मैंने प्रोग्रेस बार को रात के 3 बजे तक खींचा। एकदम सन्नाटा था। जब मैं हार मानने ही वाला था तभी हेडफोन्स में एक दबी हुई बेहद हल्की सी सिसकने की आवाज आई। उस आवाज में इतना दर्द और डिस्पेयर था जैसे पिंजरे में कैद कोई जानवर अपनी आखिरी सांसें लेते हुए तड़प रहा हो। मेरे हाथ बुरी तरह कांपने लगे। मैंने उस ऑडियो क्लिप को कट किया, उसे एनक्रिप्ट किया और सू वॉन क्विंग को भेज दिया। मैंने कोई मैसेज नहीं लिखा, बस उसके रिप्लाई का वेट करने लगा। आधे घंटे बाद उसका मैसेज आया। मैंने प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर से इसे एनालाइज किया है। ये बस हाई सेंसिटिविटी इक्विपमेंट के चार्ज होते वक्त आने वाली वीक करंट नॉइज है। बहुत सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज में ऐसा होता है। गुचेन प्लीज अब इस बात के पीछे पड़ना छोड़ दो। मेरा खून जम गया। करंट नॉइज? अब तो वो मुझे झूठी तसल्ली देने की भी कोशिश नहीं कर रही थी। मैं जमीन पर बैठ गया। मेरी पीठ ठंडे बेड से टिकी थी। अपनी जिंदगी में पहली बार मुझे इतनी भयानक लोनलीनेस और हेल्पलेसनेस फील हो रही थी। मैंने सू वान कून की सारी चैट हिस्ट्री डिलीट कर दी और अपने कंप्यूटर से जेनेसिस टेक्नोलॉजी की सारी सर्च हिस्ट्री भी क्लियर कर दी। जेनेसिस टेक्नोलॉजी, जो A7 की मैन्युफैक्चरर है, एक ऐसी टेक जायंट कंपनी है जिसे मीडिया और इन्वेस्टर्स ने भगवान बना रखा है। इंटरनेट पर उनके बारे में सिर्फ तारीफों के पुल बंधे थे, कोई एक भी नेगेटिव इन्फॉर्मेशन नहीं थी। मैंने नाटक करना शुरू कर दिया, एक ऐसे हाउस हस्बैंड का नाटक जिसने अपने फालतू के शकों को पीछे छोड़ दिया है और नॉर्मल लाइफ में वापस आ गया है। मैं खुद से A7 के साथ मजाक करने लगा। मैं उससे AI प्रोग्रामिंग के बेसिक सवाल पूछता और वो हर बार मुझे अपने डेटाबेस की सबसे ऑफिशियल और परफेक्ट नॉलेज के साथ जवाब देती। और फिर वो हमारी बातचीत को लर्निंग इंटरैक्शन के रूप में टैग करती और उसे ऑटोमेटिकली क्लाउड पर अपलोड कर देती। वो मुझ पर नजर रख रही थी, नहीं, जेनेसिस टेक्नोलॉजी उसके जरिए मुझ पर नजर रख रही थी। इस बात ने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। एक वीकेंड की डीप क्लीनिंग के दौरान मैंने A7 को स्टडी रूम में रखी एक बेहद भारी महागिनी बुक शेल्फ खिसकाने का ऑर्डर दिया। वो मैंने और सू वान क्विंग ने अपनी शादी के वक्त खरीदी थी और वो डरावनी हद तक भारी थी। A7 ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उस बुक शेल्फ को स्मूथली उसकी जगह पर शिफ्ट कर दिया। अपना टास्क पूरा करने के बाद वो अपने हाथ नीचे करके वहीं खड़ी रही। मैंने देखा कि बायोनिक मटेरियल से बने उसके हाथों की उंगलियां अनकंट्रोलेबली कांप रही थीं। वो कोई सिस्टम बग नहीं था, वो मसल एग्जॉर्शन का एक फिजिकल रिएक्शन था। आधी रात को मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैंने एक स्पेयर टैबलेट निकाला और उसे एक बैकअप कैमरा से कनेक्ट किया, जिसे मैंने पहले ही हैक करके मेन नेटवर्क से अलग कर दिया था। वो कैमरा सीधा अनान के कमरे के दरवाजे की तरफ पॉइंट कर रहा था। टैबलेट की स्क्रीन पर A7 का पतला सा फिगर दिखाई दिया। वो अंदर नहीं गई, वो बस शांति से अनान के दरवाजे के बाहर खड़ी रही, बिना हिले डुले। हॉलवे की खिड़की से चांद की रोशनी अंदर आ रही थी, जिससे उसकी परछाई काफी लंबी हो गई थी। वो चांद को देखने वाली किसी मूर्ति की तरह लग रही थी, जो अनकहे दर्द से भरी थी। उस पल मुझे कोई शौक नहीं लगा, बल्कि उसके लिए, या यूं कहूं कि उस मशीन बॉडी के अंदर कैद उस इंसान के लिए मेरे दिल में गहरी हमदर्दी पैदा हो गई। मैंने सू वान चिंग के सामने सब कुछ सच सच बोलने का फैसला किया। उसकी मदद मांगने के लिए नहीं, बल्कि उसे एक आखिरी मौका देने के लिए। जब वो काम से वापस आई तो मैंने आनान को सुलाया और सारी चीजें उसके सामने रख दी। वो मॉडिफाइड CCTV फुटेज, A7 की गर्दन के पीछे के लोगों की HD फोटो और वो दिल चीरने वाली रोने की आवाज जिसे उसने करंट नॉइस कहा था। सू वान चिंग, ये सब देखो। मेरी आवाज एकदम शांत थी। उसने अपने चश्मे उतारे, अपनी भौएं रगड़ी और बड़े पेशेंस के साथ सब कुछ देखा। लिविंग रूम में एक लंबी खामोशी छा गई। सिर्फ घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। मुझे लगा था कि वो चौंक जाएगी, गुस्सा करेगी या कम से कम सीरियस होकर सोचेगी, लेकिन वो बस चुप रही। बहुत देर बाद उसने अपना चश्मा वापस पहना और बेहद लॉजिकल टोन में बोली, गुचेन, मैंने जेनेसिस टेक्नोलॉजी की आफ्टर सेल सर्विस को कांटेक्ट किया है। पल भर के लिए मेरे शरीर का खून जम गया। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। तुमने क्या कहा? मैंने तुम्हारी बताई हुई सारी प्रॉब्लम्स उन्हें रिपोर्ट कर दी हैं। वो अपने प्रोफेशनल इंजीनियर्स को इंस्पेक्शन के लिए भेजेंगे। ये सबसे डायरेक्ट और इफेक्टिव तरीका है। उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में जरा भी गिल्ट नहीं था, बस एक ऐसा एक्सप्रेशन था जैसे कह रही हो कि मैंने तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं किसी बर्फ की खाई में गिर गया हूं। क्यों? तुमने पहले मुझ पर भरोसा क्यों नहीं किया? मैं तुम्हारा पति हूं।
तो क्या हम दोनों घर बैठकर इन तथाकथित सबूतों को देखकर फालतू के अंदाजे लगाते रहते? गुचिन, हम मैच्योर अडल्ट्स हैं, हमें प्रॉब्लम्स को लॉजिकल तरीके से सॉल्व करना चाहिए। उसका बोला हुआ हर एक शब्द मेरे दिल में किसी ठंडे खंजर की तरह चुभ रहा था। जेनेसिस टेक्नोलॉजी की आफ्टर सेल्स टीम बहुत जल्दी आ गई, जैसे वो पास में ही इंतजार कर रहे हों। व्हाइट हैजमैट सूट्स पहने हुए 2 इंजीनियर्स अंदर आए। उनके चेहरों पर कोई इमोशन नहीं था, वो खुद किसी ह्यूमनॉइड मशीन की तरह लग रहे थे। वो अपने साथ तरह तरह के कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रूमेंट्स लाए थे जो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहे थे। उन्होंने A7 को अंदर से लेकर बाहर तक पूरा स्कैन किया। इस पूरे प्रोसेस के दौरान सु वांचिंग उनके पास खड़ी रही, किसी होनहार स्टूडेंट की तरह बीच बीच में सिर हिलाती रही। 1 घंटे बाद लीड इंजीनियर ने अपने सेफ्टी गॉगल्स उतारे और मुझे देखकर एक फेक कॉर्पोरेट स्माइल दी। मिस्टर गू, हमने हाईएस्ट अथॉरिटी के साथ A7 यूनिट का डीप इंस्पेक्शन किया है। इसके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर सिस्टम्स पूरी तरह नॉर्मल है। आपने जिन एबनॉर्मल बिहेवियर्स का जिक्र किया था, डेटा बैकट्रैक एनालिसिस के हिसाब से वो आपके द्वारा कुछ कॉम्प्लेक्स कमांड्स देते वक्त गलत ऑपरेशन की वजह से पैदा हुआ एक रैंडम लॉजिक कॉन्फ्लिक्ट था, जिसे हम नॉर्मली बग कहते हैं। आपकी टेंशन को पूरी तरह से खत्म करने के लिए हम सजेस्ट करेंगे कि A7 का एक डीप फॉर्मेट किया जाए ताकि इसका सिस्टम अपनी सबसे ओरिजिनल और प्योर फैक्ट्री स्टेट में वापस आ जाए। डीप फॉर्मेट, ये 2 शब्द मेरे दिमाग में मौत की घंटी की तरह गूंजे। नहीं, मैं मना करने ही वाला था कि सु वांचिंग में बीच में बोलकर मेरी तरफ से हाँ कर दी। ठीक है, तो प्लीज आप ये कर दीजिए, इससे मेरे पति को भी पूरी तरह तसल्ली मिल जाएगी। उसने मेरी तरफ मुड़कर एक बहुत ही मीठी और केयरिंग स्माइल दी। उस पल जब मैंने उसका चेहरा देखा तो मुझे वो बहुत ही अनजान और भयानक लगी। A7 को एक सिल्वर व्हाइट मोबाइल शील्डिंग कैबिन में ले जाया गया। मैं एक मोटे साउंड प्रूफ ग्लास के आर पार देख रहा था। उसे बीच में बांध दिया गया था। जैसे ही पावर ऑन की गई, उसकी बॉडी झटके से अकड़ गई और उसकी बायोनिक स्किन के नीचे मसल्स बुरी तरह फड़कने लगे। मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने उसके इमोशनलेस चेहरे पर पल भर के लिए एक भयानक दर्द देखा। मैं उस ग्लास को तोड़ने के लिए भागा, लेकिन सु वांचिंग ने मुझे पीछे से कसकर पकड़ लिया। गुचेन, शांत हो जाओ, वो प्रॉब्लम सॉल्व कर रही हैं। मैं तड़पा, मैं चिल्लाया और मैं अपनी आंखों के सामने अपने इकलौते सुराख को मिटते हुए देखता रहा। मेरी सारी मेहनत फॉर्मेट होकर कुछ मीनिंगलेस डेटा में बदल गई। 20 मिनट बाद फॉर्मेटिंग पूरी हो गई। A7 उस कैबिन से बाहर आई। वो पहले से भी ज्यादा परफेक्ट हो गई थी। उसके कदमों की चाल मिलीमीटर तक सटीक थी। उसकी मैकेनिकल आवाज में अब जरा भी नॉइज नहीं था और उसका हर एक मूवमेंट किसी घड़ी की सुई की तरह प्रिसाइज था। वो मेरे सामने आई और थोड़ा झुक के बोली, मास्टर, A7 आपकी सर्विस के लिए तैयार है। उसी रात सु वांचिंग बेड पर बैठी और मुझसे माफी मांगने लगी। हस्बैंड, आई एम सॉरी, आज मैंने थोड़ी जल्दबाजी कर दी, लेकिन मैं सच में बस जल्दी से प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहती थी ताकि तुम और फालतू की बातें ना सोचो। मेरी पीठ उसकी तरफ थी। मैं खिड़की के बाहर रात के अंधेरे को देख रहा था। सु वांचिंग, अब से हम अलग अलग कमरों में सोएंगे। मैं उससे सलाह नहीं ले रहा था, मैं उसे बता रहा था। ये औरत जिसके साथ मैंने 5 साल एक ही बेड शेयर किया, जो मेरे बच्चे की माँ है, आज उसी ने मुझे अपने ही हाथों से एक गहरी खाई में धकेल दिया था। उसे लगा कि उसने प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है। नहीं, उसने बस बाहर वालों के साथ मिलकर मुझे ही किनारे कर दिया, क्योंकि मैं सवाल उठा रहा था। मैंने एक नॉर्मल पति होने का नाटक करना शुरू कर दिया। मैं उस ब्रांड न्यू A7 को देखकर मुस्कुराता, उसे यहाँ वहाँ के काम बताता और कभी भी उसकी किसी अजीब हरकत का जिक्र नहीं करता। सु वांचिंग इस बात से बहुत खुश थी। उसे लगा कि उसकी ट्रिक काम कर गई है। मैं आखिरकार अपने उस पागलपन भरे इल्यूजन से बाहर आ गया था। हमारे घर का माहौल फिर से पहले जैसा प्यारा हो गया था, लेकिन उसे नहीं पता था कि कुछ चीजें जब एक बार टूट जाती हैं तो वो दोबारा कभी नहीं जुड़ती। मैंने उससे छुपकर ऑनलाइन डेटा रिकवरी और हैकिंग इक्विपमेंट का एक पूरा प्रोफेशनल सेटअप खरीदा। दिन में मैं एक नॉर्मल हाउस हस्बैंड की तरह आनान का ख्याल रखता और देर रात जब सब सो जाते तो मैं खुद को स्टडी रूम में लॉक कर लेता। मैं किसी स्पंज की तरह उन मुश्किल प्रोग्रामिंग और टेक कॉन्सेप्ट्स को पागलों की तरह सीख रहा था। मैंने नई A7 को पूरे 1 हफ्ते तक ऑब्जर्व किया। मैंने नोटिस किया कि वो हर सुबह 4 बजे अपने पिछले दिन का सारा लोकल कैशे डेटा क्लियर करती थी, लेकिन उसके सिस्टम के बेस लेवल में एक ट्रिपल एन्क्रिप्टेड लॉग फाइल थी जिसे कोई भी क्लीनर प्रोग्राम टच नहीं कर सकता था। वो उसका ब्लैक बॉक्स था और मुझे वो चाहिए ही था। उसे एक्सेस करने के लिए मुझे एक फिजिकल पोर्ट के जरिए उसके बैकग्राउंड सिस्टम से कनेक्ट करना था और वो पोर्ट उसकी गर्दन के पीछे बने उस A7 लोगो के ठीक नीचे था, जिसे एक स्पेशल मेमोरी अलॉय से कवर किया गया था। बिना कंपनी के स्पेशल टूल्स के उसे खोलना इम्पॉसिबल था। मेरे पास वो टूल्स नहीं थे, इसलिए मुझे एक एक्सीडेंट प्लान करना पड़ा। शनिवार दोपहर की धूप बहुत अच्छी थी। मैंने हंसते हुए आनान और A7 से कहा, चलो हाइड एंड सीक खेलते हैं, ठीक है? पापा रेफरी बनेंगे। आनान खुशी से ताली बजाने लगी। मैंने A7 को पहले आनान को ढूंढने के लिए भेजा। हमारे घर के 2nd फ्लोर की सीढ़ियों के कॉर्नर पर जो CCTV का ब्लाइंड स्पॉट था, मैंने पहले ही एक छोटा सा बेहद चिकना कांच का कंचा रख दिया था। जब A7 अनान को गोद में लिए सीढ़ियों से नीचे आ रही थी और उस कॉर्नर से गुजरी तो मैंने जानबूझकर उसे नीचे से आवाज लगाई। जैसे ही उसका ध्यान भटका, उसका पैर उस कंचे पर पड़ा, उसका बैलेंस बिगड़ गया और वो सीधा सीढ़ियों से नीचे गिरने लगी।
उस पल A7 ने एक नामुमकिन सा मूवमेंट किया। उसने हवा में ही अपनी बॉडी को जबरदस्ती घुमाया और अपनी पीठ को सीढ़ी की रेलिंग पर बने नुकीले मेटल डिजाइन पर जोर से टकरा दिया। उसकी गोद में अनान बिल्कुल सेफ थी और वो बिना किसी खरोच के कारपेट पर गिर गई। एक जोरदार धड़ाम की आवाज हुई और फिर सब कुछ शांत हो गया। वो नुकीले मेटल के टकराने से वो अलॉय कवर थोड़ा सा खुल गया था और उसके अंदर से एक USB-C डेटा पोर्ट हल्का सा दिखाई देने लगा था। A7 धीरे धीरे जमीन से उठी। उसने डर कर रो रही अनान को उठाया, उसकी पीठ थपथपाई और फिर अपना सिर उठाकर मेरी तरफ देखा जो सीढ़ियों के ऊपर खड़ा था। उसकी इलेक्ट्रॉनिक आंखें अब वो ठंडी नीली नहीं थी, बल्कि उनमें एक अजीब सी उलझन, थोड़ी सी चिंता और एक सवाल था। वो इंसान की आंखें थी। वीकेंड पर जब सू वानशिंग ऑफिस में ओवरटाइम कर रही थी, मैंने A7 से कहा, तुम्हारी गर्दन के पीछे शायद चोट लगी है, मैं चेक कर लेता हूँ, कहीं कोई इंटरनल पार्ट डैमेज ना हुआ हो। वो चुपचाप अपना सिर झुकाकर खड़ी हो गई और वो गैप दिखने लगा। मेरे हाथ नर्वस होकर कांप रहे थे। मैंने गहरी सांस ली, अपनी जिंदगी का सारा फोकस इकट्ठा किया और उस स्पेशल डेटा केबल को उस पोर्ट में सक्सेसफुली लगा दिया। कंप्यूटर स्क्रीन पर डेटा कॉपी होने का प्रोग्रेस बार धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। 1%, 2%। मेरा दिल मेरे गले तक आ गया था। मेरी आंखें स्क्रीन पर गड़ी थी और जैसे ही प्रोग्रेस बार 99% तक पहुंचा, अचानक एक ठंडे हाथ ने मेरी कलाई को किसी लोहे की चिमटे की तरह जकड़ लिया। वो A7 थी। उसकी ताकत डरावनी थी। मेरी हड्डियां कड़कने लगीं। लिविंग रूम की दीवार पर टंगी हम तीनों की फैमिली फोटो अचानक बिना किसी वजह के नीचे गिर गई और एक जोरदार आवाज के साथ चकनाचूर हो गई। A7 ने बस मुझे पकड़ रखा था। उसकी इलेक्ट्रॉनिक आंखें अब खून जैसी लाल हो गई थी और पागलों की तरह ब्लिंक कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर एक भयानक डेटा वॉर चल रही हो। मेरी कलाई दर्द से फटने को थी, लेकिन मैंने कोई रेजिस्टेंस नहीं दिखाया। मैंने उसकी आंखों में देखकर एक एक शब्द साफ साफ कहा, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं। कुछ सेकंड्स एक सदी जितने लंबे लगे। अचानक उसके हाथों की पकड़ ढीली पड़ गई। उसने धीरे से मुझे छोड़ा और एक कदम पीछे हट गई। उसकी इलेक्ट्रॉनिक आंखों का रंग वापस शांत नीले में बदल गया। वो मुड़ी, झाड़ू उठाई और चुपचाप जमीन पर बिखरे हुए कांच के टुकड़ों को साफ करने लगी, जैसे अभी कुछ हुआ ही ना हो। कंप्यूटर से एक हल्की सी आवाज आई, डेटा कॉपी कंप्लीट। मैंने केबल निकाली, अपनी पेन ड्राइव ली और खुद को स्टडी रूम में लॉक कर लिया। मैंने उस इंक्रिप्टेड फाइल को कंप्यूटर में इंपोर्ट किया। ट्रिपल इंक्रिप्शन किसी 3 पहाड़ जैसी लग रही थी जिन्हें पार करना नामुमकिन था। मैंने पिछले 2 महीनों में सीखी हुई सारी नॉलेज लगा दी। मैंने सैकड़ों हैकिंग मेथड्स ट्राई किए, लेकिन फेल और फिर से फेल। जब मैं हार मानने ही वाला था, मुझे अचानक A7 का अनान को बचाने वाला वो इनह्यूमन मूवमेंट याद आया। वो एक इंस्टिंक्ट थी, एक माँ की इंस्टिंक्ट। मैंने बिना सोचे समझे बस एक शब्द पासवर्ड के तौर पर डाला, अनान, और पहली इंक्रिप्शन टूट गई। मेरी रगों में एक नई एनर्जी दौड़ गई। मैंने एन्यान का बर्थडे, अपने घर का डोर नंबर और घर और बच्चे से जुड़ी सारी चीजें ट्राई की। पूरी रात जागने के बाद जब सुबह का सूरज निकला तो आखिरी एन्क्रिप्शन भी टूट गई। जैसे ही फाइल ओपन हुई, मैं हैरान रह गया। उसके अंदर कोई कॉम्प्लेक्स कोड या प्रोग्राम लॉग नहीं था, बल्कि सादे शब्दों में लिखी गई कुछ टूटी फूटी डायरी एंट्रीज थीं। 3 सितंबर, सनी। उन्होंने कहा कि अगर मैं इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दूं और इस हाई पेइंग क्लिनिकल ट्रायल में हिस्सा लूं तो एन्यान की सर्जरी के लिए काफी पैसे मिल जाएंगे। मुझे नहीं पता कि ये कैसा ट्रायल है, लेकिन एन्यान के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। 15 सितंबर, क्लाउडी। उन्होंने मुझे कोई ब्लू इंजेक्शन दिया। मेरा शरीर अब मेरे कंट्रोल में नहीं है। बहुत दर्द हो रहा है, लेकिन मेरे पेन नर्व्स जैसे काट दिए गए हैं। मुझे दर्द महसूस नहीं हो रहा, बस बहुत डर लग रहा है। 1 अक्टूबर, मेरे अंदर एक माइक्रोचिप प्लांट कर दी गई है। वो मेरे दिमाग में कुछ अजीब सी कमांड्स डाल रहे हैं। मैं A7 हूँ, मैं एक हाउसकीपर हूँ, मुझे अपने मास्टर्स को सर्व करना है। 7 नवंबर, मेरी यादें धुंधली होती जा रही हैं। मैं लगभग एन्यान का चेहरा भूलने वाली हूँ। मेरा नाम जियांग युए है। मेरा नाम जियांग युए है। मुझे ये भूलना नहीं है। आखिरी और सबसे लेटेस्ट डायरी एंट्री 3 दिन पहले की थी, यानी जिस दिन A7 को फॉर्मेट किया गया था। वो मुझे मिटाने वाले हैं। मालकिन ने मुझे उनके हवाले कर दिया है। वो मालिक, शायद उन्हें कुछ पता चल गया था। अगर कोई इसे पढ़ रहा है तो प्लीज मेरे गांव में मेरे पति और मेरी बेटी को बता देना। मेरा नाम जियांग युए है। मैंने उन्हें नहीं छोड़ा है। मेरा पूरा शरीर बर्फ की तरह ठंडा पड़ गया। ये कोई AI की अवेकनिंग नहीं थी। ये एक पूरी तरह से खौफनाक और घिनौना फ्रॉड था। एक जिंदा इंसान, एक मजबूर माँ जो अपनी बेटी के इलाज के लिए तड़प रही थी, उसे धोखे से एक ठंडी मशीन की बॉडी में कैद कर दिया गया। उसे एक प्रोडक्ट बनाकर हमें बेच दिया गया। और मेरी पत्नी उनके लिए एक जल्लाद बन गई थी। सुबह 7 बजे स्टडी रूम का दरवाजा खटका। वो सू वानचिंग थी। गुचन, क्या तुम पूरी रात नहीं सोए? ब्रेकफास्ट तैयार है। मैंने दरवाजा खोला। मेरी लाल और सूजी हुई आंखें देखकर वो चौंक गई। मैंने बिना एक शब्द कहे अपने हाथ का टैबलेट उसके सामने जोर से पटक दिया। उसने कंफ्यूजन में उसे उठाया। उसकी नजरें स्क्रीन पर चल रही जियांग युए की डायरी पर पड़ी। उसके चेहरे का एक्सप्रेशन कंफ्यूजन से डिसबिलीफ में, फिर एकदम सफेद डर में बदल गया। टैबलेट पकड़े हुए उसके हाथ बुरी तरह कांपने लगे। उसे आखिरकार समझ में आ गया कि उसने अपने हाथों से जिसे फॉर्मेट किया था वो कोई डेटा नहीं था, बल्कि एक इंसान की जीने की आखिरी उम्मीद थी। सू वानचिंग के चेहरे का रंग पूरी तरह से उड़ चुका था। उसने सिर उठाया, उसके होंठ हिले, लेकिन एक शब्द नहीं निकला। अगले ही सेकंड उसके घुटने जवाब दे गए और वो जोर से मेरे सामने जमीन पर गिर पड़ी। गुचन,
मुझे नहीं पता था। उसकी आवाज भारी थी, जो पछतावे और खौफ से भरी थी। मेरी गलती है गुचेन, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने उसे जमीन पर घुटने टेके हुए देखा। ये औरत जो कभी मेरी नजरों में सब कुछ कर सकने वाली एक सुपर वुमन थी, इस वक्त एक ऐसी बच्ची लग रही थी जिसने कोई भयानक गुनाह कर दिया हो। मेरे दिल में जरा सी भी शांति नहीं थी, सिर्फ एक ना खत्म होने वाला दर्द था। क्या अब इन सब बातों का कोई मतलब है? हाँ बिल्कुल है। उसने झटके से सिर उठाया और मेरा हाथ पकड़ लिया। हम पुलिस के पास चलेंगे, हम ये सारे सबूत पुलिस को दे देंगे। मैंने झटके से अपना हाथ छुड़ाया ताकि जेनेसिस टेक्नोलॉजी की लीगल टीम इन डायरी एंट्रीज को मेरी बनाई हुई फेक स्टोरी साबित कर दे, या फिर तुम्हें भी इस जुर्म में हिस्सेदार समझकर जेल में डाल दे। सू वोंग क्विन सुन रह गई। वो एक स्मार्ट औरत थी, वो पल भर में सारी बात समझ गई। हमारे पास कोई भी डायरेक्ट प्रूफ नहीं था जिससे ये साबित हो सके कि A7 ही जियांग युए है, और इस डायरी के सोर्स को समझा पाना इम्पॉसिबल था। वो जमीन पर बुरी तरह टूटकर बैठ गई। उसने अपने हाथ अपने बालों में फंसा लिए और दर्द से कराहने लगी। तो अब हम क्या करें? मैंने उसकी जान ले ली। मैंने एक गहरी सांस ली और खुद को शांत करने की कोशिश की। अब सिर्फ एक ही रास्ता है, उसे बचाना होगा और फिर और सबूत ढूंढकर जेनेसिस टेक्नोलॉजी के इस काले सच को पूरी दुनिया के सामने लाना होगा। सू वोंग क्विन ने झटके से अपना सिर उठाया। उसकी आंखों में फिर से एक उम्मीद की चमक आ गई। वो कंप्यूटर की तरफ भागी और उसके हाथ कीबोर्ड पर तेजी से चलने लगे। कुछ मिनट बाद उसका चेहरा एकदम सीरियस हो गया। सिचुएशन हमारी सोच से भी ज्यादा खराब है। जेनेसिस के बैकग्राउंड सिस्टम ने कल रात हमारे डेटा कॉपी करने को डिटेक्ट कर लिया है। उनके सिस्टम लॉग्स में एक इल्लीगल अनऑथराइज्ड बैकग्राउंड एक्सेस का रिकॉर्ड है। मेरा दिल डूब गया। अब वो क्या करेंगे? जबरदस्ती रिकॉल करेंगे। सू वोंग क्विन की आवाज एकदम पक्की थी। वो सिस्टम अपग्रेड या हार्डवेयर फेलियर का बहाना देकर A7 को जबरदस्ती यहां से ले जाएंगे। अगर वो एक बार उनके बेस में चली गई तो जियांग युए फिर कभी वापस नहीं आ पाएगी। हमारे पास कितना टाइम है? ज्यादा से ज्यादा 24 घंटे। टाइम अचानक हमारे सिर पर लटकती एक तलवार बन गया। हमने तुरंत काम बांट लिया। सू वोंग क्विन ने अपनी स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए एक रिवर्स कंट्रोल प्रोग्राम लिखना शुरू कर दिया। वो A7 के अंदर के ट्रैकिंग और नेटवर्क मॉड्यूल को टेम्परेरीली ब्लॉक करने की कोशिश कर रही थी ताकि हमें भागने का टाइम मिल सके, और मेरी जिम्मेदारी थी A7 को संभाले रखना, ये शो करना कि सब नॉर्मल है, और साथ ही घर का सारा कैश, आईडीज और जरूरी सामान पैक करना ताकि हम किसी भी वक्त यहां से भाग सकें। मैं अन्नन के कमरे में गया और उसके कपड़े पैक करने लगा। A7 या यूं कहूं जियांग युए चुपचाप किनारे खड़ी थी और अन्नन के बिखरे हुए खिलौने एक एक करके टॉय बॉक्स में डाल रही थी। वो सब कुछ एकदम परफेक्टली कर रही थी। जब मैं अन्नन का फेवरेट खरगोश वाला खिलौना सूटकेस में डाल रहा था तो जियांग युए चुपचाप मेरे पास आई। उसने टॉय बॉक्स से बिल्कुल वैसा ही एक और खरगोश निकाला और मेरे हाथ में दे दिया। वो एक बैकअप खिलौना था जिसे अन्नन हमेशा अपने बेड के नीचे छिपा कर रखती थी। ये बात तो मुझे भी नहीं पता थी। मैं चौंक गया। मैंने सिर उठाकर उसकी तरफ देखा। उसकी नीली इलेक्ट्रॉनिक आंखें एकदम शांत थी, लेकिन मुझे पता था कि ये वो है। जियांग युए की कॉन्शियसनेस जाग रही थी। वो उसी तरीके से हमसे बात करने और हमारी मदद करने की कोशिश कर रही थी जो उसके पास बचा था। दोपहर 3 बजे जेनेसिस टेक्नोलॉजी के लोगो वाली एक काले रंग की वैन चुपचाप हमारी बिल्डिंग के नीचे आकर रुकी। वो टाइम से पहले आ गए थे। स्टडी रूम में सू वोंग क्विन पसीने से लथपथ थी और कीबोर्ड पर तेजी से टाइप कर रही थी। नहीं, उनका फायरवॉल लेवल बहुत हाई है, मेरी सोच से 3 गुना ज्यादा स्ट्रांग। मुझे और टाइम चाहिए। उसकी आवाज में एक निराशा थी। डोरबेल बजी। इंटरकॉम की स्क्रीन पर उन 2 आफ्टर सेल्स इंजीनियर्स के बेरहम चेहरे दिखाई दिए। हेलो मिस सू, हमारे सिस्टम ने डिटेक्ट किया है कि आपके A7 यूनिट में एक सीरियस सिस्टम फॉल्ट आ गया है। ये एक बड़ा सेफ्टी रिस्क है, इसलिए हमें इसे तुरंत वापस लेकर जाना होगा। वो घर पर नहीं है। मैंने इंटरकॉम पर अपनी आवाज को जितना हो सके शांत रखते हुए कहा। मैं उसका पति हूँ। जो भी बात है उसके आने के बाद करना। दरवाजे के बाहर खड़े लोग मेरी इस बात को मानने वाले नहीं थे। मिस्टर गू, ये एक इमरजेंसी है, प्लीज हमारे साथ कोऑपरेट कीजिए और दरवाजा खोलिए। उनकी आवाज में जरा भी इमोशन नहीं था, लेकिन एक डरावना प्रेशर था। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ सेकंड्स बाद डोर लॉक से बिजली की जिज़ आवाज आने लगी। वो हमारे घर का स्मार्ट लॉक हैक कर रहे थे। सू वॉन्चिंग स्टडी रूम से बाहर भागी। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट नहीं, 5 मिनट में वो अंदर आ जाएंगे। 5 मिनट? हम अपने ही घर में कैद हो गए थे, पिंजरे में बंद जानवरों की तरह। क्या करें क्या करें? मेरा दिमाग किसी ओवरलोडेड मशीन की तरह तेजी से दौड़ रहा था। जियांग युए की डायरी। मुझे अचानक याद आया। जियांग युए ने डायरी के एक पेज पर बड़ी जल्दबाजी में कुछ लिखा था। उसने बताया था कि एक्सट्रीम सिचुएशंस में रोबोट को आउट ऑफ कंट्रोल होने से रोकने के लिए उसकी बॉडी के अंदर एक इमरजेंसी फिजिकल नेटवर्क कट ऑफ स्विच लगाया गया है, लेकिन वो कहाँ है ये उसे खुद भी नहीं पता था। मैं भागकर जियांग युए के सामने गया और बड़ी तेजी से पूछा, जियांग युए, अगर तुम मुझे सुन पा रही हो तो मुझे बताओ कि वो फिजिकल स्विच कहाँ है।
A7 की इलेक्ट्रॉनिक आंखें पागलों की तरह लाल और नीले रंग में ब्लिंक करने लगीं। उसका शरीर हल्का हल्का कांप रहा था, जैसे वो अपने अंदर के सिस्टम प्रोग्राम से एक आखिरी जंग लड़ रही हो। उसने धीरे धीरे अपना हाथ उठाया और अपनी पूरी ताकत लगाकर अपने दिल की तरफ इशारा किया। मैंने तुरंत उसके सीने की बायोनिक स्किन फाड़ दी। उसके नीचे एक ठंडी सख्त मेटल प्लेट थी। वहां कोई स्विच या बटन नहीं था। ये कैसे हो सकता है? क्या ये वॉइस कमांड है? सू वॉन्चिंग अचानक चिल्लाई। मुझे याद आया, उसने डायरी के एक पेज पर बड़ी जल्दबाजी में कुछ लिखा था। उसने बताया था कि उसे अपनी बेटी की बहुत याद आती है और उसकी बेटी का निकनेम न्यान न्यान है। मैं भागकर वापस स्टडी रूम में गया और कंप्यूटर पर उन सैकड़ों पेजेस की डायरी को तेजी से स्क्रॉल करने लगा। मुझे एक कोने में वो लाइन मिल गई, जियांग यूए वोक अप। आज फिर न्यान न्यान का सपना आया। वो हमेशा मुझसे एक गेम खेलने को कहती थी। मैं कहती, न्यान न्यान को कभी मत भूलना, और वो जवाब देती, गूंज जरूर सुनाई देगी। ये कोड है, ये एक सीक्रेट कोड है। मैं दौड़कर लिविंग रूम में आया। दरवाजे का लॉक आधा टूट चुका था और उसमें से कानों को चुभने वाला अलार्म बज रहा था। मैंने A7 के सीने की तरफ देखते हुए अपनी पूरी ताकत और कांपती हुई आवाज के साथ वो लाइन चिल्लाई, न्यान न्यान को कभी मत भूलना, गूंज जरूर सुनाई देगी। मेरी आवाज खत्म होते ही A7 के सीने की वो सख्त मेटल प्लेट खटक की आवाज के साथ खुल गई। अंदर एक चमकीला लाल रंग का गोल बटन था, फिजिकल नेटवर्क कट ऑफ स्विच। मैंने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसे जोर से दबा दिया, और ठीक उसी पल, जिस सेकंड मेरी उंगली ने उस बटन को छुआ, हमारे घर का स्मार्ट लॉक पूरी तरह टूट गया। दरवाजा खुला और वो दोनों इंजीनियर्स बिना किसी एक्सप्रेशन के अंदर घुस आए। उन्होंने एक ही नजर में ऑफलाइन हो चुकी मूर्ति की तरह खड़ी A7 को देख लिया और साथ ही उसके पास खड़े हम तीनों को भी। लीड इंजीनियर की आंखें ठंडी पड़ गईं और उसने तुरंत अपनी कमर से एक टेजर निकाल ली। लेकिन सू वांग उससे भी ज्यादा फास्ट थी। उसने लिविंग रूम के स्मार्ट हब पर जोर से चिल्लाकर कहा, एक्टिवेट मैक्सिमम सिक्योरिटी मोड। पलक झपकते ही छत का फायर स्प्रिंकलर सिस्टम ऑन हो गया। ठंडे पानी की बौछारें सीधा उनके सिर पर गिरने लगी और कान फाड़ देने वाला फायर अलार्म पूरे फ्लोर पर गूंजने लगा। पानी की वजह से वो दोनों अपनी आंखें नहीं खोल पा रहे थे। इसी मौके का फायदा उठाकर मैंने आनान का हाथ पकड़ा। भागो। सू वांग ने टेम्परेरीली पैरालाइज हो चुकी जियांग यूए को सहारा दिया और हम चारों इमरजेंसी फायर एग्जिट से बिना पीछे देखे नीचे की तरफ भागने लगे। हम भागकर अंडरग्राउंड पार्किंग में पहुंचे और अपनी पहले से तैयार कार में कूद पड़े। सू वांग ने एक्सीलरेटर दबाया और गाड़ी किसी तीर की तरह आगे निकल गई। रियर व्यू मिरर में वो काले रंग की वैन हमारा पीछा कर रही थी। कसकर बैठो, सू वांग ने घुर्राते हुए कहा और ट्रैफिक के बीच से गाड़ी को पागलों की तरह दौड़ाने लगी। मैंने डरी हुई आनान को कसकर गले लगाया हुआ था। मैं बार बार अपने फोन का सिम कार्ड बदल रहा था और अपने इकलौते भरोसेमंद दोस्त, अपने कॉलेज रूममेट लिन चेन से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। लिन चेन, जो अब एक बहुत फेमस इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट बन चुका था। फोन तुरंत कनेक्ट हो गया। मैंने अपनी सबसे तेज स्पीड में उसे शुरू से लेकर अंत तक सारी कहानी बता दी। फोन की दूसरी तरफ लिन चेन पहले शॉक में था, फिर गुस्से में भर गया। आखिर में उसने बस एक बात कही, अपनी लोकेशन भेजो, मैं तुम्हारे लिए एक एब्सोल्यूट सेफ जगह अरेंज करता हूँ। जैसे ही हम हाईवे ब्रिज पर चढ़ने वाले थे, उस काली वैन ने अचानक स्पीड बढ़ाई और हमारी गाड़ी को पीछे से जोरदार टक्कर मारी। गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल होकर घूमने लगी और उन्होंने हमें ब्रिज की रेलिंग पर धकेल कर रोक दिया। गाड़ी के दरवाजे खुले और काले सूट पहने 4 हट्टे कट्टे आदमियों ने हमारी गाड़ी को चारों तरफ से घेर लिया। सब खत्म। मैंने हार मानकर अपनी आंखें बंद कर ली और ठीक उसी वक्त मेरे बगल में बैठी जियांग यूए ने मूवमेंट की। उसकी ऑफलाइन हो चुकी नीली आंखें फिर से चमक उठी। उसने गाड़ी का दरवाजा धक्का देकर खोला और अपनी उस इनह्यूमन ताकत के साथ सबसे करीब खड़े आदमी को जोरदार टक्कर मारी। उस आदमी के गिरते ही हमारे लिए बाहर निकलने का एक रास्ता बन गया। जल्दी चलो, सू वांग ने बहुत तेजी से रिएक्ट किया। उनका बैलेंस बिगड़ते ही उसने स्टीयरिंग व्हील घुमाया, एक्सीलरेटर को पूरा जमीन तक दबा दिया और गाड़ी एक तेज चीख जैसी आवाज के साथ रेलिंग से रगड़ खाते हुए उस घेरे से बाहर निकल गई। आखिरकार हमने कुछ देर के लिए उनका पीछा छुड़ा लिया था। लिन चैन के भेजे गए एड्रेस के हिसाब से हम गलियों से होते हुए शहर के बाहर एक भीड़-भाड़ वाले स्लम इलाके में छिप गए। वहां की एक बेहद खस्ता हाल और पुरानी बिल्डिंग में हमें वो सेफ हाउस मिल गया जो उसने हमारे लिए तैयार किया था। दरवाजा बंद करते ही हम तीनों पूरी तरह से पस्त होकर जमीन पर गिर पड़े। सेफ हाउस के अंदर जियांग यूए की कॉन्शियसनेस उस मशीन बॉडी से धीरे धीरे बाहर आ रही थी। उसकी आंखें अब खाली नहीं थीं, लेकिन उसकी यादें अभी भी टूटी हुई थीं। उसे याद था कि उसका नाम जियांग यूए है। उसे याद था कि उसकी एक बीमार बेटी है जिसका नाम नियान न्यान है। उसे ये भी याद था कि पैसे जुटाने के लिए उसने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, लेकिन उसके बाद की सारी चीजें किसी धुंधले कांच के पार देखने जैसी थीं, बिल्कुल अनक्लियर। चिप, उसने रुक रुक कर कहा, मेरी बॉडी में एक माइक्रोचिप है जो मेरी यादों को फॉर्मेट कर रही है। सू वान क्विंग ने तुरंत कुछ टूल्स निकाले और उसका बेसिक टेस्ट किया। जो रिजल्ट आया उसने हमारे होश उड़ा दिए। वो फिजिकल कट ऑफ स्विच सिर्फ A7 और बाहरी नेटवर्क के कनेक्शन को टेम्परेरीली बंद कर सकता था, लेकिन उसकी बॉडी के अंदर वो कोर कंट्रोल चिप अभी भी इंडिपेंडेंटली काम कर रही थी। वो ना सिर्फ जियांग यूए की यादों को लगातार फॉर्मेट कर रही थी, बल्कि उसमें एक इंडिपेंडेंट ट्रैकर भी था। हम एक ऐसे टाइम बॉम्ब ट्रैकर को साथ लेकर घूम रहे थे जो कभी भी फट सकता था। हमारे छुपने की कोई जगह नहीं थी। हमें उसे जल्द से जल्द बाहर निकालना ही था।
लेकिन उस चिप को निकालने के लिए जो उसके नर्वस सिस्टम से गहराई से जुड़ी हुई थी, प्रोफेशनल मेडिकल टूल्स और एक स्टेराई ऑपरेशन रूम की जरूरत थी। हमारे पास कुछ भी नहीं था। जब हमें कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था, जियांग यूए खिड़की के बाहर देखते हुए अचानक बड़बड़ाने लगी। डॉक्टर चैन, कंपनी के मेडिकल डिपार्टमेंट में एक डॉक्टर चैन है। उनके मुझे देखने का नजरिया बाकी सबसे अलग था। ये एक बहुत बड़ा सुराग था। मैंने तुरंत लिन चैन से कांटेक्ट किया और उससे अपने मीडिया कनेक्शंस का इस्तेमाल करके जेनेसिस टेक्नोलॉजी के करंट और फॉर्मर डॉक्टर्स की लिस्ट निकालने को कहा। आधे घंटे बाद मेरी ईमेल पर एक एन्क्रिप्टेड फाइल आई। मैंने एक एक करके सारे डॉक्टर्स की फोटोज जियांग यूए को दिखानी शुरू की। जब उसने एक फोटो देखी तो जियांग यूए की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने चश्मा पहनी हुई एक मिडिल एज्ड फीमेल डॉक्टर की तरफ इशारा किया जो अब रिजाइन कर चुकी थी, और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोली, यही है वो। मैंने फाइल में दिए गए नंबर पर डॉक्टर चेन को कॉल किया। फोन उठते ही वो बहुत अलर्ट थी और कोई भी इंफॉर्मेशन देने को तैयार नहीं थी। लेकिन जब मैंने कांपती हुई आवाज में 2 नाम लिए, जियांग यूए, नियान नियान, फोन के दूसरी तरफ एक लंबी खामोशी छा गई। आखिरकार डॉक्टर चेन हमारी मदद करने के लिए तैयार हो गईं। उन्होंने हमें अपने प्राइवेट क्लिनिक पर बुलाया और उन्होंने हमें एक और भी खौफनाक बात बताई। अपने दिमाग को तैयार रखना। डॉक्टर चेन की आवाज में एक अजीब सी थकावट और बेबसी थी। जियांग यूए जैसे टेस्ट सब्जेक्ट्स जेनेसिस के अंडरग्राउंड बेस में और भी बहुत सारे हैं। प्लान के मुताबिक देर रात भेस बदलकर हम जियांग यूए को लेकर डॉक्टर चेन के क्लिनिक पहुंचे। ये जगह शहर से काफी दूर थी और थोड़ी पुरानी लग रही थी। डॉक्टर चेन फोटो से भी ज्यादा बूढ़ी लग रही थी। उनकी आंखों में कई कहानियां छिपी थीं। वो हमें ऑपरेशन रूम में ले गईं। ऑपरेशन टेबल पर लेटी जियांग यूए को देखकर उन्होंने एक लंबी सांस ली। ये चिप सीधे उसकी सेंट्रल स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ी हुई है। ऑपरेशन का रिस्क बहुत हाई है। अगर जरा सी भी चूक हुई तो वो अपनी पूरी जिंदगी व्हील चेयर पर बिताने के लिए मजबूर हो जाएगी। मेरा दिल घबराहट से सिकुड़ने लगा। ऑपरेशन शुरू हुआ और हर गुजरता सेकंड मेरे लिए एक सजा की तरह था। और तभी मेरा फोन बज उठा। ये एक अननोन एन्क्रिप्टेड नंबर था। मैंने फोन उठाया। दूसरी तरफ से एक बहुत ही सॉफ्ट लेकिन खौफनाक आदमी की आवाज आई। मिस्टर गू चेन, मैं जेनेसिस से किन डोंग हाई बोल रहा हूँ। किन डोंग हाई, जेनेसिस का फाउंडर, वो टेक गॉड जिसे मीडिया पूछती थी, और इन सारे गुनाहों का असली मास्टरमाइंड। मुझे लगता है हमारे बीच कुछ गलतफहमी हो गई है। तुम्हारे पास जो हमारा प्रोडक्ट है उसे हमें वापस लौटा दो। मैं वादा करता हूं कि तुम और तुम्हारी फैमिली, जिसमें तुम्हारे पेरेंट्स भी शामिल हैं, बिल्कुल सेफ रहेंगे। ये एक खुली धमकी थी। मैंने फोन स्पीकर पर डाला और सू वानचिंग को तुरंत उसकी लोकेशन रिवर्स ट्रैक करने का इशारा किया। मैंने खुद को शांत किया और फोन पर हंसते हुए कहा, मिस्टर किन, आपका परफेक्ट प्रोडक्ट आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। आप इस वक्त बहुत घबराए हुए होंगे, है ना? लगता है तुम अभी भी सिचुएशन समझ नहीं पाए हो। किन डोंग हाई की आवाज ठंडी हो गई। मेरे पेशेंस की एक लिमिट है। मैंने तुम्हारी रफ लोकेशन लॉक कर ली है। तुम लोग सिटी के साउथ में उस ओल्ड टाउन एरिया में हो, सही कहा ना? मेरे लोग बहुत जल्द तुम्हें चूहों की तरह गटर से बाहर निकाल लेंगे। मेरी धड़कन मेरे गले तक आ गई थी। सू वानचिंग ने मुझे इशारा किया कि उसे और टाइम चाहिए। मुझे उसे बातों में उलझाना होगा। जब मैं किन डोंग हाई को फंसाने की कोशिश कर रहा था, अचानक ऑपरेशन रूम के ईसीजी मॉनिटर से एक तेज अलार्म की आवाज आई। जियांग यूए के दिल की धड़कन रुक गई थी। मुझे और सू वानचिंग को लगा जैसे हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई हो। लगता है तुम्हारी प्रॉब्लम सिर्फ मैं नहीं हूं। फोन पर किन डोंग हाई की शैतानी हंसी गूंज उठी। उसने अपना पेशेंस खो दिया था और वो अपना फाइनल ऑर्डर देने ही वाला था। लेकिन उसी क्रिटिकल पल में ऑपरेशन रूम की लाइट बंद हो गई। डॉक्टर चैन दरवाजा खोलकर पसीने से लथपथ बाहर आईं। उनके हाथ में नाखून के बराबर एक मेटल चिप थी जिसमें अभी भी लाल बत्ती ब्लिंक कर रही थी। ऑपरेशन सक्सेसफुल था। चिप निकलने के बाद जियांग यूए खतरे से बाहर थी। उसकी यादों पर लगी जंजीरें टूट चुकी थीं। हालांकि उसकी कुछ यादें अभी भी मिसिंग थीं, लेकिन इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन धीरे धीरे वापस आ रही थी। उसने हमें उस अंडरग्राउंड बेस की लोकेशन और उसके अंदर के आर्किटेक्चर की सारी डिटेल्स बता दी। डॉक्टर चेन ने भी हमें एक फाइल दी। ये वो डेटा था जिसे उन्होंने अपनी जान पर खेलकर चुपचाप बैकअप किया था। इसमें बाकी विक्टिम्स की लिस्ट और उन पर किए गए भयानक एक्सपेरिमेंट्स की डिटेल्स थीं। उसी दौरान लिन चेन की इन्वेस्टिगेशन में भी एक बड़ा ब्रेक थ्रू मिल गया। जेनेसिस टेक्नोलॉजी 3 दिन बाद एक ग्लोबल लाइव प्रोडक्ट लॉन्च इवेंट करने वाली थी। किन डोंग हाई खुद वहां मौजूद रहकर अपना रेवोल्यूशनरी सेकेंड जेन प्रोडक्ट लॉन्च करने वाला था। ये हमारा इकलौता मौका था। लिन चेन ने फोन पर कहा, हम उसके ही घर में घुसकर पूरी दुनिया के सामने उसका सच बेनकाब करेंगे। और इसी के साथ हमारे दिमाग में एक बहुत ही खतरनाक प्लान तैयार हो गया। सू वानचिंग ने टेक्निकल हैकिंग का जिम्मा लिया। जियांग यूए और डॉक्टर चेन की इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके वो एक डेटा बॉम्ब बनाने वाली थी। लॉन्च के दिन वो उनके ग्लोबल लाइव ब्रॉडकास्ट सिस्टम को हैक करने वाली थी। लिन चेन और मेरी जिम्मेदारी थी सारे सबूतों को एक साथ इकट्ठा करना। जियांग यूए का स्टेटमेंट वीडियो, डॉक्टर चेन का डेटा, मेरे द्वारा कॉपी की गई वो डायरी और हमारा पीछा करते वक्त डैश कैम की रिकॉर्डिंग।
जियान युए ने खुद वीडियो में आने की जिद की। वो सबको दिखाना चाहती थी कि जिस रोबोट को एक प्रोडक्ट की तरह बेचा जा रहा था वो असल में एक जिंदा इंसान है, एक माँ है जिसके शरीर में खून बहता है। डेटा को अरेंज करते वक्त हमें एक और भी भयानक सच पता चला। किन डोंगहाई की भूख यहीं खत्म नहीं हो रही थी। उसका सेकंड जेन प्रोडक्ट कुछ और नहीं बल्कि एक ऐसी टेक्नोलॉजी थी जो क्लाइंट्स के दिमाग को क्लाउड सर्वर पर अपलोड कर देगी। वो डेटा के जरिए डिजिटल इमोर्टैलिटी का अपना पागलपन भरा सपना पूरा करना चाहता था। और जियांग युए जैसे फर्स्ट जेन ह्यूमन रोबोट्स बस उसके एक्सपेरिमेंट्स के चूहे थे, जिनका इस्तेमाल वो अपनी टेक्नोलॉजी की स्टेबिलिटी टेस्ट करने के लिए कर रहा था। वो आदमी एक पूरा पागल इंसान था। लॉन्च के दिन हमने अपनी टीम्स बांट ली। सू वानचिंग और लिन चेन की टेक टीम उस सेफ हाउस में हमारा बैकएंड सपोर्ट संभाल रही थी, और मैं जियांग युए के साथ, जो अब काफी हद तक फिजिकली रिकवर हो चुकी थी, लिन चेन के बनाए हुए फेक मीडिया पास का इस्तेमाल करके इवेंट में घुसने में कामयाब हो गया। हॉल में कदम रखते ही जब मैंने स्टेज पर वो बड़ा सा जेनेसिस लोगो देखा तो मेरे अंदर जरा भी डर नहीं था। बस एक ऐसी आग थी जैसे मैं किसी जंग के मैदान में उतरने वाला हूं। लॉन्च इवेंट पूरी तरह भरा हुआ था। किन डोंगहाई एक परफेक्ट ब्लैक सूट पहने स्टेज के बीच में खड़ा था, जैसे कोई राजा अपनी सल्तनत देख रहा हो। वो अपनी दमदार आवाज में पूरी दुनिया के सामने अपने इमोर्टैलिटी के सपने को बेच रहा था। नीचे पब्लिक तालियां बजा रही थी, कैमरा फ्लैशेस से दिन जैसी रोशनी हो रही थी। सब लोग उसके बनाए हुए झूठे फ्यूचर के सपने में खोए हुए थे। और ठीक उसी वक्त जब उसने नए प्रोडक्ट के सामने आने की अनाउंसमेंट की, सू वानचिंग ने अपना वार कर दिया। हॉल के बीचों बीच लगी वो बड़ी एलईडी स्क्रीन अचानक काली हो गई। ग्लोबल लाइव ब्रॉडकास्ट तुरंत स्विच हो गया और स्क्रीन पर मेरा चेहरा आ गया। उसके ठीक बाद हमारा बनाया हुआ वो वीडियो प्ले हुआ। जियांग युए की डायरी, डॉक्टर चेन के सबूत, वो खौफनाक एक्सपेरिमेंट डेटा और उन मासूम विक्टिम्स की खून से सनी लिस्ट। किन डोंगहाई के चेहरे की वो कॉन्फिडेंट स्माइल एक सेकंड में खौफ और गुस्से में बदल गई। सिक्योरिटी, पावर कट करो जल्दी, वो पागलों की तरह बैकस्टेज की तरफ चिल्लाया। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। मैं और जियांग युए भीड़ के बीच से होते हुए एक एक कदम बढ़ाकर स्टेज पर आ गए। जियांग युए ने सारी मीडिया के कैमरास के सामने अपनी शर्ट का कॉलर नीचे खींचा और अपनी गर्दन के पीछे बना वो घिनौना A7 लोगो सबको दिखा दिया। मैंने किन डोंगहाई के हाथ से माइक छीना और पूरे हॉल बल्कि पूरी दुनिया को देखते हुए एक एक शब्द साफ साफ कहा, टेक्नोलॉजी की तरक्की इंसानियत को रौंदने और उसकी बलि चढ़ाने की कीमत पर कभी नहीं होनी चाहिए। हॉल में एक पल के लिए शमशान जैसी शांति छा गई और फिर एक ज्वालामुखी फट पड़ा। शोर गूंजने लगा। मीडिया के कैमरास पागलों की तरह हमारे और किन डोंगहाई के उड़े हुए चेहरे की तरफ फ्लैश करने लगे। किन डोंगहाई की सिक्योरिटी हमारी तरफ दौड़ी, लेकिन जियांग युए, वो औरत जिसे इन्होंने एक प्रोडक्ट बना दिया था, किसी मजबूत दीवार की तरह मेरे सामने ढाल बनकर खड़ी हो गई। उसी वक्त लिन चेन की बुलाई हुई पुलिस चारों तरफ से हॉल में घुस आई। सिचुएशन को बिगड़ते देख किन डोंगहाई ने बैकस्टेज से भागने की कोशिश की, लेकिन सू वानचिंग ने पहले ही हॉल का सिक्योरिटी सिस्टम कंट्रोल कर लिया था। उसने किन डोंगहाई को लिफ्ट के अंदर ही लॉक कर दिया और आखिरकार इस टेक एम्पायर के क्रूर राजा और उसकी पूरी कोर क्रिमिनल टीम को गिरफ्तार कर लिया गया। दोपहर की सूरज की रोशनी हॉल की बड़ी कांच की दीवारों से छनकर सीधा अंदर आ रही थी। उस रोशनी में मैंने जियांग युए के चेहरे से खुशी और दर्द के आंसू बहते देखे। कुछ महीनों बाद न्यूज चैनल्स पर अभी भी जेनेसिस टेक्नोलॉजी केस की इन्वेस्टिगेशंस दिखाई जा रही थी। बहुत सारे और विक्टिम्स को आजाद करा लिया गया था और जियांग युए भी आखिरकार अपनी प्यारी बेटी न्यान न्यान से मिल गई थी। मैं और सू वानचिंग अपनी बेटी को लेकर पार्क की घास पर टहल रहे थे। उसने मेरा हाथ बहुत जोर से पकड़ा हुआ था, जैसे उसे डर हो कि मैं कहीं गायब हो जाऊंगा। आन आन हमारे आगे दौड़ रही थी और खिलखिलाकर हंस रही थी। मैं उसकी पीठ को देख रहा था और अपने पास खड़ी इस औरत को देख रहा था जिसे मैंने फिर से पा लिया था। मुझे पता था कि हमने सिर्फ शांति वापस नहीं पाई है, बल्कि शांति से भी बड़ी एक चीज वापस हासिल की है, और वो है एक इंसान होने की सबसे बुनियादी ज़मीर और उसका सम्मान।